वैक्सीन के बारे में, वैक्सीन में क्या तो मिलाया जाता है, वैक्सीन की टोटल डोज कितनी होती है, वैक्सीन के बारे में डिफरेंट जानकारियाँ आज के लेक्चर में जैसे लाइफोलाइज वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के कंपोनेंट क्या होते हैं, पढ़ते हैं टॉपिक को। लायोफिलाइज्ड वैक्सीन वो वैक्सीन होती हैं जो पाउडर फॉर्म में आती हैं। पाउडर फॉर्म में जो वैक्सीन आती हैं उनको बोलते हैं लायोफिलाइज्ड वैक्सीन। कौन कौन सी होती है वो वैक्सीन? तो वो वैक्सीन होती है BCG, येलो फीवर, मीजल्स, MMR, मीजल्स मम्प्स रूबेला, जापानीज एनसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हिव की जो वैक्सीन होती है, ये वैक्सीन होती है वो लायोफिलाइज्ड होती है, मतलब पाउडर फॉर्म में आती हैं। जब भी अपन को लायोफिलाइज्ड वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना है, इन वैक्सीन को अपन एडमिनिस्टर करेंगे तो इनको डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब किसी चीज़ में घोलना पड़ेगा। तो वो घोलने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं अपन रिकंस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। और वो रिकंस्टिट्यूशन किसी भी जो भी जिस चीज़ में अपन मिलाते हैं इस वैक्सीन को डाइल्यूट करते हैं उसको बोलते हैं डाइल्यूएंट, और या इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन रिकंस्टिट्यूशन। तो कौन कौन से होते हैं वो डाइल्यूएंट इन वैक्सीन के लिए? वो डाइल्यूएंट की अपन बात करें, BCG के लिए नॉर्मल सैलाइन NS यूज करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, BCG को किस में डाइल्यूट करते हैं? तो BCG को सोडियम क्लोराइड NS में नॉर्मल सैलाइन में डाइल्यूट करते हैं। अपन बात करें येलो फीवर की, तो येलो फीवर को अपन कोल्ड सैलाइन में अपन क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। और ये डाइल्यूट करने के आधे घंटे के अंदर इसको अपन यूज़ कर लेना है, इसको नहीं तो ये क्या इसको अपन डिस्कार्ड करना पड़ता है। मीजल्स और MMR जो वैक्सीन है उसको अपन डाइल्यूट करते हैं डिस्टिल्ड वाटर में या स्टेराइल वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर या स्टेराइल वाटर में अपन मीजल्स और MMR के वैक्सीन को अपन डाइल्यूट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जापानीज एनसेफेलाइट की, अपन बात करें जापानीज एनसेफेलाइट का जो वैक्सीन है वो फॉस्फेट बफर्ड सैलाइन में अपन करते हैं। फॉस्फेट बफर्ड सैलाइन में अपन इसको क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें हिव वैक्सीन। हिव जो वैक्सीन है उसको अपन डाइल्यूट करते हैं DPT वैक्सीन के साथ। अपन DPT वैक्सीन के साथ ही अपन हिव वैक्सीन को लगाते हैं मोस्टली। अगर DPT वैक्सीन के साथ नहीं लगा रहे हैं तो अपन नॉर्मल सैलाइन अपन यूज़ कर सकते हैं। सैलाइन अपन यूज करते हैं, क्या करते हैं? सैलाइन यूज करते हैं। पॉलिसी की अपन बात करें तो ओपन वाइल पॉलिसी में TT, OPV, DPT, हेपेटाइटिस B, पेंटा और IPV, इन वैक्सीन्स पर ये ओपन वाइल पॉलिसी लागू होती है। यदि इन वैक्सीन्स को अपन ओपन कर लेते हैं और मल्टी डोज है तो अपन इसको 28 डेज तक यानी कि 4 वीक तक अपन इसको यूज़ कर सकते हैं इसकी डोज कर, यदि अपन कोल्ड चेन मेंटेन करके रख रहे हैं। तो कोल्ड चेन यदि अपन ने मेंटेन करके रख रखी है तो अपन इनको 28 डेज यानी कि 4 वीक तक अपन इसको यूज़ ले सकते हैं। ओपन वाइल पॉलिसी TT, OPV, DPT, हेपेटाइटिस B, पेंटा और IPV पर काम करती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू होती है? तो इन वैक्सीन पर ओपन वाइल पॉलिसी लागू ओपन वाइल पॉलिसी है। किन किन पर वैक्सीन पर लागू नहीं होती? BCG पर लागू नहीं होती, जापानीज एनसेफेलाइटिस पर नहीं होती, मीजल्स पर नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि जो वैक्सीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में आती है, मतलब पाउडर जो फॉर्म में आती हैं, उन पर ये ओपन वाइल पॉलिसी लागू नहीं होती। क्योंकि जब एक बार किसी भी वैक्सीन को रिकंस्टिट्यूट रिकंस्टिट्यूट कर दिया जाता है उसके बाद उसके ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसको इन वैक्सीन्स को रिकॉन्स्टिट्यूशन के 4 आवर के अंडर में ही अपन इसको यूज कर लेते हैं। इनको 4 घंटे के अंदर अपन को इनको यूज कर लेना चाहिए। BCG, मीजल्स और जापानीज एनसेफेलाइटिस, इन पर ओपन वाइल पॉलिसी काम नहीं करती। इनको अपन रीयूज़ नहीं कर सकते, 4 आवर के अंदर ही अपन इसको रीयूज़ करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल डोज ऑफ वैक्सीन। OPV की डोज की अपन बात करें तो OPV की जो डोज होती हैं वो टोटल 5 डोज होती हैं। तो वो इस प्रकार हैं, पहली डोज तो 8 वर्थ पे देते हैं, दूसरी डोज 6 वीक पर देते हैं, तीसरी जो डोज 10 वीक पर देते हैं और चौथी डोज 14 वीक पर देते हैं और 5वीं डोज 16 से 24 महीने पर देते हैं। इस प्रकार 5 डोज हो गई। 8 वर्थ पर 0 डोज, 6, 10, 14 वीक पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज और OP की बूस्टर डोज 16 से 24 मंथ पर देते हैं। इस प्रकार OPV की 5 डोज होती हैं। अगर अपन बात करें TT की
टोटल डोज की बात करें तो टीटी का हमेशा डीपीटी के साथ होता है मोस्टली। तो टीटी का अपन बात करें तो डीपीटी में टीटी का एक ये रहा, टी का ये रहा, टी ये रहा और टी ये रहा और टी ये रहा और टी ये रहा और टी ये रहा। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार 7 डोज टीटी की होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें बीसीजी की डोज। बीसीजी की तो भाई एक ही डोज होती है, कंप्लीटली एक ही डोज होती है बीसीजी की जो एट बर्थ पर दी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें डिप्थीरिया की। डिप्थीरिया की जो वैक्सीन की जो डोज होती है वो डीपीटी में ही डिप्थीरिया होता है। तो डी जहाँ पर अपन को डी है वो अपन देख लें कितनी जगह है, 1 2 3 और 4 और 5। तो इस प्रकार 5 डोज होती हैं डीपीटी की। नेक्स्ट अपन बात करें पर्टूसिस की कितनी डोज होती हैं। पर्टूसिस की अपन बात करें डीपीटी में ही पी पर्टूसिस, तो पी 1 2 3 4 और 5 पर्टूसिस की, टोटल पर्टूसिस की भी 5 डोज होती हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी की अपन बात करें तो हेपेटाइटिस बी की दिखने में तो 4 हैं, देखिए 1 2 3 और 4 दिखने में तो 4 हैं, पर लेकिन जो 10वें वीक वाली है ना, जो 10वें वीक वाली जो डोज है वो तभी देते हैं जब डिलीवरी के टाइम पर एट बर्थ पर बीसीजी जो हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगाया गया हो। अगर किसी बच्चे में हेपेटाइटिस बी का टीका यदि एट बर्थ लग गया है, यदि लग जाता है तो ये यहाँ पर 10 वीक वाला नहीं लगाते, अगर ये नहीं लगा है तो ये लगा देते हैं। इस प्रकार जो हेपेटाइटिस बी की 3 डोज होती है, ना कि 4। दिखने में तो 4 हैं पर वैसे होती हैं 3। नेक्स्ट अपन बात करें जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा वी है उसकी होती हैं 3 डोज, 1 2 और 3। इस प्रकार हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा की होती हैं 3 डोज। नेक्स्ट बात करें अपन रोटा वायरस की। रोटा वायरस की होते हैं 3, 1 2 और 3 डोज होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जापानीज एन्सेफेलाइटिस की अपन बात करें तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस की 2 डोज होती हैं। पहली तो होती है 9 मंथ पर और दूसरी जो डोज होती है वो 16 से 24 मंथ पर होती है। इस प्रकार जापानीज एन्सेफेलाइटिस की 2 डोज होती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूमोकोकल वैक्सीन की कितनी डोज होती है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन की अपन बात करें, न्यूमोकोकल वैक्सीन की होती है 3 डोज, पीसीवी 1 2 और एक होती है लास्ट में बूस्टर डोज 9 मंथ पर। तो इस प्रकार 3 डोज होती हैं पीसीवी की। नेक्स्ट अपन बात करें मीजल्स की। मीजल्स की 2 ही होती हैं, एक तो एमएमआर 9 मंथ पे लगता है और एक लगता है 16 से 24 मंथ पर। तो इस प्रकार मीजल्स की 2 डोज होती हैं या एमएमआर की 2 डोज होती हैं। नेक्स्ट बात करें आईपीवी की। फ्रैक्शनेटेड जो आईपीवी है उसकी जो डोज होती हैं वो होती हैं 2, एक तो 6 वीक पर और एक होती है 14 वीक पर। इस प्रकार आईपीवी की 2 डोज होती हैं। अब नेक्स्ट बात आती है विटामिन ए की। तो विटामिन ए की जो अपना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें विटामिन ए की अपन को दिखती है कहाँ, 9 मंथ पर ही दिखती है। जो अपन को दिखती है वो 9 मंथ पर ही दिखती है, 9 मंथ पर दिखती है। देखो विटामिन ए की 9 मंथ पर ही अपन देते हैं। लेकिन मैंने इसमें एक पॉइंट आप नोट करिएगा, मैंने इसमें एक पॉइंट डाला है, एवरी 6 मंथ पर, हर 6 महीने पर बच्चा जब तक 5 साल का होगा तब तक हर 6 महीने पर अपन विटामिन ए की डोज देते हैं। 9 मंथ पर देते हैं, फिर उसके बाद एवरी 6 मंथ पर अपन विटामिन ए देते हैं। तो इसका मतलब ये है, अपन बात करें आगे विटामिन ए की अपन बात करें तो विटामिन ए की जो डोज़ है वो 9 मंथ पर दी जाती है, 9 मंथ पर दी जाती है। वो 9 मंथ पर जो डोज़ दी जाती है उसके बाद जो पहले तो एक जो दी जाती है वो 9 मंथ पर दी जाती है, तो ये रही 9 मंथ वाली। उसके बाद 16 महीने पर बच्चा 2 साल का हो जाता है, जब 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5 साल का जब तक हो जाता है, जब तक टोटल डोज दी जाती है। इस प्रकार अपन माने कि 9 मंथ के बाद हर 6 महीने पर अपन बच्चे को विटामिन ए का प्रोफाइलैक्सिस अपन वैक्सीन अपन देते हैं। तो कब से कब तक देते हैं, 9 मंथ से लेकर 5 साल तक हर 6 महीने पर देते हैं। 9 मंथ पर टोटल जो डोज हो गई वो हो गई 9, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल जो संख्या हो गई, नंबर हो गई डोज की, वो हो गई 9। और अमाउंट हो गई, अमाउंट की अपन बात करें तो जो 90 महीने पर जो अपन डोज देते हैं वो देते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और जबकि अनोदर पर देते हैं अपन 2-2 लाख 2-2 लाख 2-2 लाख, यानी कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट अपन 9 मंथ पर देते हैं, और बाकी अनोदर 8 पर देते हैं अपन क्या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। तो कितना हो गया, तो 8 दूनी 16 और 1 17, तो इस प्रकार 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट टोटल अमाउंट हो गई डोज की, और नंबर होते हैं 9।